Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel Exam Stories. So today I am going to discuss the magazine which is Vision IAS Polity 365. And in Polity 365 the first topic is reservation and reservation in legislative bodies. So finally क्या हुआ कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इनैक्ट हुआ है, जिसके तहत 10 years ऑफ एक्सटेंशन ऑफ SC/ST सीट्स इन लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज मिला है। अब ये कौन सा बिल था? ये 126th अमेंडमेंट बिल था, ये पास हुआ है। पहले क्या होता था कि SC/ST के साथ साथ जो है एंग्लो इंडियंस का सीट्स भी जो है वो 10 years के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था, बट दिस टाइम एंग्लो इंडियंस का सीट को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है, अब वो एक्सटेंड नहीं होगा। सो हम देखेंगे कि वाई न्यूज़ मैंने बता दिया कि 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है इनैक्ट हुआ है। फिर रीसेंट अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, रीसेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं वो आइए जान लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला है वो है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? कहता है 10% रिजर्वेशन for EWS that is economically weaker section, ठीक है। 102nd क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ NCVC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके। 101st क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ GST। फिर आपका 100th क्या कहता है? 100th कहता है एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव टेरिटरीज विथ बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स टू रेसिडेंट्स ऑफ इनक्लेव्स। सो बांग्लादेश, अब हम देखने वाले हैं कि 104th आखिर ये SC/ST कौन होते हैं, क्या इनका डेफिनेशन कहीं मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, इनका क्या मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आइए देखते हैं। सो SC/ST पीपल कौन है? सो ये डिफाइन किया गया है, SC/ST पीपल आर डिप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली, ये मेंशन्ड है। और एंग्लो इंडियंस के बारे में भी मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में। ये कहता है क्लॉज, फादर और एनी अदर मेल प्रोजिनेटर्स इन द मेल लाइन, दैट मीन्स कि ब्रिटिश नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ ब्रिटेन का, ये होल यूरोपियंस का है, होल यूरोप का है, ठीक है, कोई भी यूरोप का लीनिएज हो सकता है, मेल साइड से, नॉट फीमेल साइड, ठीक है, ऑफ यूरोपियन डिसेंडेंट बट हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले था यूरोप साइड में, बट नाउ उसका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का है, ठीक है, डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इज और वॉज बॉर्न विद इन सच टेरिटरी ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेसिडेंट therein and not established there for temporary purpose only। कोई टेम्पररी पर्पस से इस्टेब्लिश नहीं हुआ होना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए, ठीक। तो ये एक शॉर्ट समरी में दे देता हूँ। पेरेंटल लीनिएज बिलोंग्स टू यूरोप बट दे केम एंड सेटल्ड इन इंडिया, सीधा सा आपको ये याद रखना है। कहाँ पे मेंशन्ड है ये डेफिनेशन एंग्लो इंडियंस का? आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है, ठीक है। और ये डेफिनेशन कहाँ से टेकन है? दिस डेफिनेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935, ठीक है। फिर एंग्लो इंडियंस को जो है रेलवे चिल्ड्रन भी बोलते हैं। मैं एंग्लो इंडियंस लिख देता हूँ सो डैट आप कंफ्यूज ना हो। कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे मेंशन्ड है ये डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया, आर्टिकल 366 क्लॉज 2, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं, रेलवे चिल्ड्रन। क्यों बोलते हैं रेलवे चिल्ड्रन? बिकॉज ये बेसिकली जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था रेलवे का 1853 में, और उससे पहले भी 1831 मद्रास के लिए सबसे पहले स्टार्ट होने वाला था मद्रास में। ये दिस लाइन इज मेंशन्ड इन NCERT, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट होने वाला था मद्रास में, बट वो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। प्लानिंग था कि हॉर्सेस से खिंचवाया जाएगा ट्रेन को, बट वो किसी तरीके से नहीं हो पाया एग्जीक्यूट। तो इनका कहना था ब्रिटिशर्स का कि रेलवे एंड ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ब्रिटेन established institutions, so this can't be managed by Indian people. These institutions can't be managed by Indian origin people. और एक कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट भी है कि ऑल पीपल ऑफ हिंदुस्तान आर करप्ट, ये मेंशन है आपका NCERT में। सो दीज यूरोपियंस वर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट एंड रादर से टू ऑपरेट द रेलवे इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो you will find many Anglo-Indians are deployed in railways at higher positions, so they are called as railway children, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। और एक और है इनकी जो रिलीजन है, ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में रेलवे चिल्ड्रन, वाई मैंने बता दिया, रिलीजन क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। इसमें जो है आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, 332, 334 इनके बारे में जान लो पहले, ठीक है। सॉरी 333, ठीक है। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है कि ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा। लोकसभा 332 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST in state legislative assemblies, okay। आर्टिकल 331 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। अब यहां पे एंग्लो इंडियंस का है, इन लोकसभा
333 क्या कहता है? रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये तीनों बस आपको याद रखना है, हैव अ ग्लैंस ऑन इट कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। देयर इज़ नथिंग मच। फिर है एक क्वेश्चन है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या होता है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकते हैं राज्यसभा में। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लेट मी इरेज द बोर्ड। नॉमिनेटेड मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली हमारे प्रेसिडेंट जो है 12 कर सकते हैं राज्यसभा में। नॉमिनेटेड बोलने का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटेड बोलने का मतलब होता है कि स्पेशल कैटेगरी में आपने मास्टर कर रखा हुआ या फिर मतलब स्पेशलिटी है, लाइक लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, स्पेशल फील्ड में, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ एंग्लो इंडियंस का सीट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो प्लीज़ इसे राइट करें, देख लें कि कौन है वो एंग्लो इंडियन जो अभी बैठा हुआ है, ठीक है। बैठा हुआ था, अब तो क्योंकि है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा में प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स। ओके, ये राज्यसभा में था। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन करता है? वो करता है गवर्नर, ठीक है। दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, कैन नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। यानी कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है चुनने के लिए, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पार्ट नहीं ले सकते हैं। कौन ले सकता है? ओनली दोज हु आर इलेक्टेड। ओके, कौन कर सकता है? जो कि इलेक्टेड हो, ठीक है। अब ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाई नीड, जरूरत क्यों पड़ गया, ठीक है। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें प्रोविजन था कि द SC/ST रिजर्वेशन शुड बी फॉर 10 years ओनली। सो वी सी if every after 10 years there is a amendment in our constitution, ठीक है। सो इसीलिए जो है ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब 3 टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से? कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये क्या ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है? लेट मी नो, डू लेट मी नो, ठीक है। तो अब ये जो है आर्टिकल 368 में जो है अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ठीक। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। पहला क्या है? सिंपल। सिंपल में क्या होता है? 1/2 मेंबर्स रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी फ्लोर है उसका हाफ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी,
स्पेशल मेजॉरिटी कहने का मतलब है कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट रैटिफिकेशन। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा जब अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। तो अगर ये मैगजीन पढ़ रहे हो और ये क्लियर नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। मैं इसके लिए एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्लस लेजिस्लेटिव लोकसभा का इलेक्शन प्रोसीजर और अमेंडमेंट किस तरीके से होता है उस पर एक वीडियो बनाकर सेपरेट डाल दूंगा, ठीक है। फिर हम आते हैं रिजर्वेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। ये टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ तक तो मैंने एक रफ आपको बताया कि क्या दिया हुआ है पहले पेज में विजन आईएएस के मैगजीन में, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। Reservation in promotions and employment for SCs and STs, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। सो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? हैव यू सीन द मूवी आर्टिकल 15? यू ऑल हैव सीन। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 और 16 दोनों यही बातें कहती है, ठीक है। इसलिए मैं एक स्पेशल पॉइंट, ठीक है, मैं एजुकेशन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, ठीक है। अब ये मैंने 15 क्लॉज 4 मिटा दिया है, ठीक है। ओरिजिनली जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 15 क्लॉज 3 तक ही मेंशन्ड है, ठीक है। तो 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन एट पब्लिक प्लेसेस फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेंबर्स एंड प्लेसेस, ठीक है। थर्ड है, स्टेट कैन मेक सर्टेन प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर अपलिफ्टमेंट। स्टेट के पास इनेबलिंग पावर है कि वो सर्टेन प्रोविजंस बना सकता है फॉर बोथ विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि ओरिजिनली मेंशन्ड है। अब क्या कहता है, शुरुआत जो होती है इसमें अमेंडमेंट का, वो होता है आपका चंपकम दोरई राजा केस से, चंपकम दोरई राजन केस से 1951, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या कहता है कि तमिलनाडु और मद्रास जो है, जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो है स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशन इन मेडिकल कॉलेजेस टू सर्टेन सेक्शंस, ठीक है। तो वहाँ से जो है ये केस स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो 1951 में आता है और इंट्रोड्यूस करता है 15 क्लॉज 4 एंड दैट सेज special provisions can be made for SC, ST and BC, that means backward classes. Who are backward classes? Educationally and socially बैकवर्ड, ठीक है। ये OBC है, ठीक है। और इनका जो डेफिनेशन है, क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया कि ये एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होने चाहिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे कि वो कब आया, ठीक है। तो यहाँ से जो है इंट्रोडक्शन हुआ 15 क्लॉज 4 का। फिर है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो कि कहता है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है 15 क्लॉज 5 को, और ये कहता है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन स्पेशली इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अभी एक आपका न्यूज़ आ रहा है, नीट में जो है ये चीज़ जो स्पेशली तमिलनाडु का केस है, ठीक है। नीट मेडिकल कॉलेजेस में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो थे वहाँ पे भी जो है नीट का मार्क्स एप्लीकेबल होगा एंड 50% का जो स्लैब है वो कंसीडर किया जाएगा। यू नो तमिलनाडु बेसिकली वहाँ पे 70% रिजर्वेशंस मतलब एक्सटेंड करके रखा हुआ है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कर्व कर दिया कि नो, इट शैल नॉट एक्सीड 50% एंड मोर, ठीक है। तो आप देख लीजिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 से ये 15 क्लॉज 5 जो है इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये 15 क्लॉज 6 भी मेंशन्ड है। 15 क्लॉज 6 मेंशन्ड है, दैट मीन्स कब ये आया मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आपका आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? सो आर्टिकल 16 सेज रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, द सेम डेफिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर दिया गया है 16 क्लॉज 2 में। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद था रेसिडेंस। ठीक है,
बस ये याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टेटमेंट वाज सेम। ओके, 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट एनी अदर स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ ये रेसिडेंस के आधार पर जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्टेट के पास ये राइट नहीं है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट में पार्लियामेंट आएगा, वो लॉज बनाएगा, नॉट एनी पर्सनल स्टेट। लेकिन ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इंप्लीमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। दैट इज नॉट बाइंडिंग। ओके, 16 क्लॉज 4, The state can make special provisions for any of the backward classes to provide for better employment opportunity. State can, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी है मैं दूंगा, तो दो तीन नहीं, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10 केस स्टडीज़ हैं जो आपको करने हैं। मेरे साथ साथ आप बने रहिए। बोरिंग लग रहा हो तो कोई बात नहीं, यूपीएससी की पढ़ाई बोरिंग ही होती है, ठीक है। इतना आर्टिकल रखने के बाद जो है सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप नहीं उठा पाओगे तो बहुत बोरिंग है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी और सोसाइटी के लिए कुछ करो। अपने लिए बहुत कुछ कर लिए, ठीक है। सो एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लॉज लगा दिया गया, रिजर्वेशन शैल नॉट exceed 50%. It is not 50% looking, so sorry for that. 50%। फिर है मंडल कमीशन, (1980), ठीक है। और मंडल कमीशन ओबीसी से रिलेटेड जो है एक कमेटी बनी थी, काका कालेलकर, ठीक है। उनके बाद जो है ये मंडल कमीशन जो है इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और इसमें बात उठाया जाता है ओबी रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि 27% रिजर्वेशन for OBC in all the government employment as well as educational institutions. In educational sector and employment, ठीक है। ये मंडल कमीशन का जो है राय दिया गया, सुझाव दिया गया, सजेशन दिया गया। बट इसे इम्प्लीमेंट कब किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है वीपी सिंह गवर्नमेंट में, जो कि 1990 में होता है, ठीक है। यानी कि 10 साल लग जाते हैं, कोई भी अच्छा काम होने में 10 साल लग जाते हैं इंडिया में। और इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, जिम्मेदारी भी नहीं लोगे, ठीक है। तो वीपी सिंह के टाइम जो है
ये इम्प्लीमेंटेड मंडल कमीशन। ठीक है। अब पीवी नरसिम्हा राव के टाइम जो है एक मुसीबत आन पड़ी। क्या मुसीबत आन पड़ी? brought 2 more changes in Mandal Commission, that is giving preference to EWS within the OBC, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है, आ गया। दूसरा है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, यहां पर ही आया था। ठीक है, आप जैसे कि बोल रहे हो कि ये गलत किया कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये सजेशन जो है यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम जो है ये दे दिया गया था कि 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शुड बी देयर। ओके, अब यहाँ आने के बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है या फिर महत्वपूर्ण जजमेंट जो है वो है इंदिरा साहनी केस। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इंदिरा साहनी केस? ठीक है, there were 6 outcomes of Indira Sahani case and they were ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आप केशवानंद भारती केस याद रखो, इंदिरा साहनी केस याद रखो, बिकॉज ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है? 27% डिमांड ऑफ OBCs इज फाइन एंड वैलिड। 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इज वैलिड एंड फाइन, नो इशू। दूसरा क्या कहता है? क्रीमी लेयर शुड बी देयर विद इन दी OBCs। ओके, क्रीमी लेयर शुड बी देयर विद इन